आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा और ये बात सही भी है कि बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति महान नहीं होता। और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे हम 18 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर हैं ये सभी बहुत ही सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, आपको बता दूं, आप 2018, 2019 और 2020 की सारी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा आप। देखिए, साथ में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का, इन सभी को ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि यहाँ से भी आपको अपडेट मिलते रहे जीएस और करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हर्षित राजा हैं जो कि भारत के 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन देता है किसी भी शतरंज खिलाड़ी को, ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक संस्था है विश्व शतरंज संगठन, जिसके बारे में भी हम बात भी करेंगे। तो जो आपका विश्व शतरंज संगठन है, ये जान लीजिए कि विश्व शतरंज संगठन ही शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित करता है। ठीक है। और ये ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है ये केवल एक शतरंज खिलाड़ी को ही दिया जा सकता है और ये सर्वोच्च खिताब है किसी भी शतरंज खिलाड़ी के लिए, ग्रैंड मास्टर। ठीक है। और ये 69वें ग्रैंड मास्टर कहाँ पर बने हैं हर्षित राजा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही में जो आपके हर्षित राजा हैं, इन्होंने बिल मास्टर्स ओपन 2021 में ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त करने के लिए एक राउंड के साथ अपना खेल ड्रा किया। तो उसको याद रखिएगा, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, हर्षित राजा। और बात करें अगर विश्व शतरंज संगठन यानी कि फाइट की, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1924 को। और वर्तमान में कुल 195 नेशनल एसोसिएशन इसके जो है मेंबर हैं। और आपको बता दूं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो विश्व शतरंज संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। याद रखिएगा इसको, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जोफ्री डी बोर्ग। और दूसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। देखिए, वर्तमान में तो केवल 2 ट्रेनें चलती हैं वंदे भारत ट्रेनें। ठीक है। लेकिन 75 और ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा। देखिए, वंदे भारत ट्रेनों में कुछ खास सुविधाएं होती हैं। देखिए, वैसे तो बुलेट ट्रेन चलाने का सपना था इनका, मोदी जी का, लेकिन इसमें बनाने में इसको टाइम लग रहा है। तो गुजरात और मुंबई के बीच में पहला बुलेट ट्रेन जो है इसका निर्माण कार्य चल भी रहा है, क्योंकि इसको समंदर के अंदर से जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही है इसके लिए, बुलेट ट्रेन के लिए। तो उसमें थोड़ा सा और भी टाइम लग रहा है इसीलिए। और जो आपकी वर्तमान में ये वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, 2 ट्रेनें, ये कहाँ कहाँ चल रही है ये भी जान लीजिए। देखिए, वर्तमान में भारतीय रेलवे के द्वारा भारत में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। और जो दूसरी ट्रेन है ये आपकी कटरा और नई दिल्ली के बीच में। देखिए, कटरा कहाँ पे है, ये वाला जम्मू कश्मीर वाला कटरा जो है। ठीक है। तो ये कटरा और नई दिल्ली को कनेक्ट करती है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। तो देखिए, इस राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, ये भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका नेशनल जीन बैंक है, जीन होता है क्या, मैंने आपको पहले बताया था, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है। अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे कुछ लहरदार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसमें डबल हेलिक्स होता है, यानी कि 2 ऐसे तरीके से हेलिक्स को समझ लीजिए धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। तो ये ऐसे एक बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होती हैं। तो अभी मैं डीएनए आरएनए नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस इतना जान लीजिए कि ये आपका डीएनए का एक जो है, अगर हम हेलिक्स ले लें तो इसमें कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ऐसे ऐसे, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इस एक टुकड़े को हम जीन कहते हैं। ये इसमें जो एक टुकड़ा होता है इसमें कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटीज होते हैं
जैसे कि आपके बालों का रंग क्या होगा वो एक जीन डिसाइड करेगा। आपके आंखों के पुतलियों का रंग क्या होगा, नीली होंगी या काली होंगी या भूरी होंगी, ये भी जीन के द्वारा ही डिसाइड होता है। आप लंबे होंगे या बौने होंगे, ये भी एक जीन ही डिसाइड करता है। तो जैसे आपके माता पिता में जो लक्षण होंगे वही ट्रांसफर होते हैं अगली पीढ़ी में, ठीक है। माता पिता के जो जीन होते हैं वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए जो आपका ये नेशनल जीन बैंक है, तो अभी ये जो नेशनल जीन बैंक बनाया जा रहा है ये पौधों के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि जो कुछ विशेष प्रकार के पौधे होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ उन्नत क्वालिटी का गेहूं है, धान है, तो उनके जीन को संरक्षण किया जाएगा ताकि अगर वो विलुप्त हो जाएं तो उनकी नई वैरायटी डेवलप की जा सके इस जीन की मदद से, ठीक है। इस जीन बैंक के द्वारा वो जीन मिल जाएगा आसानी से। और आपको बता दूं जो आपका ये नया सुविधा होगा राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संसाधन ब्यूरो के अंदर जो बनाया गया है राष्ट्रीय जीन बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्वदेशी फसलों की विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी और साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय बढ़ाने के एक स्रोत के रूप में जो है ये काम करेगा। और एक राष्ट्रीय जीन बैंक जो है ये भावी पीढ़ियों के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने की सुविधा है। देखिए अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मटर का पौधा है, ठीक है। तो मटर में अगर कुछ नई क्वालिटी हमें डेवलप करनी है तो हम क्या करते हैं, मटर के जीन को निकालेंगे, जीन को निकाल के उसमें जो है कुछ एक नया जीन डाल देंगे अलग से काट कर, ठीक है। तो इतना काट के निकाल के देंगे और इसमें एक नया जीन डाल देंगे। तो ये जीन क्या करता है, कुछ विशेष क्वालिटी डाल देता है इसमें, जैसे गोल्डन राइस हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई। तो उस पर हम कभी मतलब और डिस्कस कर लेंगे। अभी चौथा प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की। तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है, 100 लाख करोड़ रुपए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। और ये योजना कितने लाख करोड़ की है, ये 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या होगा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का। देखिए जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना होगा इसका उद्देश्य यात्रा के समय को कम करने, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने और रोजगार सृजित करने के लिए सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग के बीच में अंतर को तोड़ना है। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि व्यापार सुगमता को बढ़ाना है युवाओं के बीच में और युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना टारगेट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कितने नए जिलों की घोषणा की है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले बनाए जाएंगे और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। देखिए किसी भी राज्य में कोई नया जिला बनता है तो वो हर राज्य की एग्जाम में लगभग पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। देखिए जो ये नए नए 4 जिले बनेंगे छत्तीसगढ़ में, ये कौन कौन से होंगे। देखिए इन जिलों में पहला आपका होगा मोहला मानपुर, दूसरा है आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और तीसरा आपका है शक्ति और चौथा है मनेन्द्रगढ़। ये 4 नए जिले बनने जा रहे हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में। और देखिए इन 4 नए जिलों के साथ 18 नई तहसीलें भी जो है बनेंगी, ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में घोषणा किया। और देखिए जो 4 नए जिले बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ अब छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। तो अब छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हो जाएंगे, 32 जिले। इसको याद रखिएगा जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं। देखिए कितने लोग छत्तीसगढ़ से हैं जरा ये कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सभी लोग आपको देखेंगे तो। देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी, याद रखिएगा। और राज्यपाल है यहाँ की अनुसुईया उइके। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों, क्योंकि देखिए ये बैंक करप्टेड हो गया था, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं थी, बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल था। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जो आपका महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ में स्थित करनाला नगर सहकारी बैंक लिमिटेड है इसका अब लाइसेंस रद्द किया जाता है। सातवां की हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा यानी कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका HDFC बैंक है, ठीक है, तो HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन यानी कि एनवायरनमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। देखिए इस सावधि जमा से यानी कि जो आपका ये हरित और सतत जमा होगा यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट होगा, तो इसको हरित और स्थायी आवास ऋण समाधान और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित किया जाएगा। HDFC बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO इसके हैं शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और आठवां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने हाल ही में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ओडिशा राज्य सरकार है, इसने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। देखिए जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना होगा, तो इस योजना का लाभ राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। और आपको बता दूं राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज का लाभ उठा सकती हैं और इस योजना से परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ भी मिलेगा। तो ये आपकी है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। देखिए जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है नवीन पटनायक, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि इनकी योजनाएं मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। और ये देखिए वाकई जो है ये देश के हित के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लॉन्च करते हैं और काम भी करते हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल जी। और उड़ीसा की पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो देखिए ओडिशा की जो राज्य सरकार है ये अगले 10 सालों तक भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी। आपको बता दूं जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, तो इनकी पहल पर ओडिशा राज्य भारतीय हॉकी टीम को 2018 से ही स्पॉन्सर कर रही है। अभी देखिए ओलंपिक में कोई भी स्पॉन्सर नहीं बनना था किसका? हॉकी टीम का। तो ओडिशा ने कहा कि चलो हम आगे आते हैं, हम स्पॉन्सर करेंगे आपको, ठीक है। तो भारतीय टीम को फिर से खड़ा करने में नवीन पटनायक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनको दिल से सैल्यूट है नवीन पटनायक जी को। देखिए मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप दिल से सैल्यूट कीजिए, क्योंकि हमें अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए। देखिए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये बस सभी जो है लड़ा कर एक दूसरे को और अपना अपना मतलब निकाल लेती हैं और आप लोग लड़ते रहते हैं। ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, आप उसी को वोट कीजिए, ठीक है। यानी कि व्यक्ति विशेष को देखकर वोट कीजिए, ना कि उसके मेन लीडर को देखिए कि फला हमारी बिरादरी का है, इसको हम वोट करें। अच्छा काम करने वाला आदमी अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये देश बर्बाद हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने की जो है का निर्देश दिया है? तो देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि हर हालत में 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जितने भी पद रिक्त हैं उन पर व्यक्तियों को नामित कर दिया जाए। और देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए वर्ष 1978 की बात है। 1978 में गृह मंत्रालय के द्वारा पारित एक संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। और वर्ष 1993 में पहले वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया और 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इन सभी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो भारत में मेनली जो 5 समुदाय हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, इनको अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। देखिए प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, ठीक है। तो 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के सभी क्वेश्चन अपडेट का जो आंसर है ये आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर जो है पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? देखिए कल एक छात्र ने मैसेज किया था कि तालिबान क्या है। देखिए तालिबान किसी देश का नाम नहीं है। तालिबान क्या है? एक आतंकी संगठन है, एक कट्टरपंथी संगठन है, ठीक है, जो कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता है।
देखिए कल का वीडियो देखिए इसको रिवाइज कर डालिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसने आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम का एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान जो है उसको हरी झंडी दिखाई, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रॉक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो देखिए चंद्रयान-2 जो है ये भारत का था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न था कि 15 अगस्त 2021 को किस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो ये अपना भारत ही है। तीसरा था कि किस तिथि को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया, तो देखिए 14 अगस्त को पहली बार इस साल जो है मनाया गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और चौथा था कि हाल ही में किस नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए तथा शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है, तो देखिए इस क्लीन सिटी ऐप को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लॉन्च किया है। और पांचवा था कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया है, तो देखिए इसका नाम है कॉइन DCX। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।